मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग खिलजी वंश के महानतम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को स्टार्ट करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी कौन था, किस प्रकार से सुल्तान बना, उसने बाजार व्यवस्था में क्या सुधार किए, सैन्य व्यवस्था में क्या सुधार किए, भू राजस्व में उसने क्या परिवर्तन किया, मंगोलों का किस प्रकार से दमन किया उसने, इन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसास्प था और बाल्यावस्था में ही इसके बाप की अचानक मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसका पालन पोषण इसके चचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किए। पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा इसको सैनिक कार्यों में रुचि थी और इसने बहुत जल्दी ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी ये सारे सैनिक गतिविधियाँ सीख ली। और अलाउद्दीन खिलजी जो था अपने चचा यानी कि जलालुद्दीन खिलजी के समय में ही मलिक छज्जू ने जो विद्रोह किया था, मलिक छज्जू के विद्रोह के दमन करने के बाद इसको कड़ा और मणिकपुर का सूबेदार बनाया गया। और भिलसा का जब सफल अभियान करता है तो वहाँ से इसको बहुत ज़्यादा धन संपदा मिला और अवध की सूबेदारी भी दे दी गई। कड़ा मणिकपुर के साथ साथ ही अवध का भी सूबेदार बना। उसके बाद अपने चचा की बिना अनुमति लिए हुए देवगिरी पर अभियान करता है और वहाँ पर से बहुत ज़्यादा धन संपदा प्राप्त करके अपनी स्थिति को मजबूत किया। और कड़ा देखिएगा आधुनिक कौशाम्बी में पड़ेगा, धोखे से अपने चचा को बुलाया और वहाँ पर उसकी निर्मम हत्या कर दी। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का चाचा भी था और ससुर भी था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की योग्यता से प्रभावित होकर के उसने अपने एक बेटी का विवाह भी उसके साथ कर दिए थे। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना और बलबन के लाल महल में इसने बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया। और अपनी प्रारंभिक सफलताओं से इतना ज़्यादा ये उत्साहित था। प्रारंभिक सफलताएं इसकी क्या थी कि मलिक छज्जू के विद्रोह का दमन हुआ तो उसके बाद कड़ा मणिकपुर का सूबेदार बन गया। भिलसा और देवगिर का सफल अभियान किया तो इसको बहुत ज़्यादा धन संपदा मिल गया और अपने चचा की हत्या करके ये सुल्तान बन गया। ये इसकी प्रारंभिक सफलता थी और प्रारंभिक सफलता से उत्तेजित होकर के इसने एक नवीन धर्म चलाने और विश्व विजय का स्वप्न देखने लगा। दो ड्रीम इसके मन में आए कि हम विश्व विजय करेंगे और एक नवीन धर्म चलाएंगे। विश्व विजय करने के लिए देखिए सिकंदर निकला था और इसने इसलिए एक उपाधि धारण की, सिकंदर द्वितीय की उपाधि या सिकंदर सानी की उपाधि। तो ये उपाधि कई बार पूछा गया परीक्षा में कि सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण किया है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया है और एक नवीन धर्म चलाने की ये बात सोचने लगा। लेकिन एक इसका बहुत ही विश्वास पात्र मित्र था दिल्ली का कोतवाल अलाउल मुल्क। अलाउद्दीन खिलजी ने अगर अपने शासनकाल में 20 वर्ष के शासनकाल में अगर किसी की बात मानी है, प्रशासनिक कार्यों में किसी से राय और मशवरा अगर लिया है तो दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क से ही लिया है। वह अलाउल मुल्क को बहुत ज़्यादा मानता था। तो कोतवाल अलाउल मुल्क ने अलाउद्दीन को समझाया कि नवीन धर्म चलाना, ये धर्म चलाना ये रूलर का काम नहीं है, शासक का काम नहीं है, और ये धर्म चलाना जो होता है ये पैगंबर का काम है। और आप शासक हैं, शासन करिए, आपका काम है शासन व्यवस्था में सुधार करिए, उसको अच्छे से निभाइए। और विश्व विजय के बारे में उसने कहा कि अगर कि भारत में ही तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी जीतने बाकी हैं, पहले आप उनको जीतिए, तब विश्व विजय का ये सपना देखिएगा। तो उसके कहने पर, अलाउल मुल्क के कहने पर इसने नवीन धर्म चलाने की जो योजना थी और विश्व विजय की योजना थी, इसको क्या किया, स्थगित कर दिया। अब देखिए, क्योंकि ये जलालुद्दीन का वध किया था, उसका मर्डर किया था और इसलिए प्रजा और महत्वपूर्ण जो सरदार थे इससे नाराज़ थे। किससे? अलाउद्दीन खिलजी से, क्योंकि इसने अपने चचा, बूढ़े चचा जलालुद्दीन की
हत्या करके ये सुल्तान बना है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर और देखिए, जलालुद्दीन खिलजी जो था वह बड़ा ही उदारवादी शासक था। उसने मंगोलों के प्रति उदारता दिखाया और मलिक छज्जू के प्रति उदारता दिखाया और अपने भतीजे अलाउद्दीन के प्रति उदारता दिखाया और उसकी बातों पर विश्वास करता हुआ चला गया और कड़ा में जा कर के मर्डर हो गया उसका। ठीक है, तो उस समय तत्कालीन परिस्थितियां जो थी वह उदारता की नहीं, आतंक की परिस्थितियां थी। उसमें उदारता की ज़रूरत नहीं थी, आतंक की ज़रूरत थी। और इस चीज़ को अलाउद्दीन खिलजी जारी रखेगा, क्योंकि जिस सत्ता को उसने तलवार के दम पर प्राप्त किया है उसकी सुरक्षा भी तलवारों के दम पर ही की जानी है, तभी वो सफल हो पाएंगे। ठीक है, तो इसने क्या किया था, अपने चचा का वध किया था। इससे जनता और बहुत सारे अमीर जो थे इससे असंतुष्ट थे और बार बार वो विद्रोह कर दे रहे थे राज्य में। उन विद्रोहों से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, तो ये सोचने लगा आखिर विद्रोह क्यों हो रहे हैं, उसको कैसे समाप्त किया जाए। तो उसके लिए उसने 4 अध्यादेश जारी किए, 4 ऑर्डिनेंस जारी किए। क्या, पहली अध्यादेश के अंतर्गत इसने क्या किया, अमीरों की संपत्ति पर निशाना बनाया कि अमीर लोग जो संपत्ति पाए हैं, संपत्ति के कारण मोटे हो गए हैं और क्या कर रहे हैं, वो विद्रोह कर रहे हैं। तो सबसे पहला निशाना अमीरों की संपत्ति पर इसने साधा। दान, उपहार, पेंशन में दी गई भूमि को इसने ले लिया और उसको खालसा भूमि में बदल दिया। खालसा भूमि ऐसी भूमि को कहा जाता था जो राज्य के कंट्रोल में हुआ करती थी। जो किसके कंट्रोल में, राज्य के। तो पहले अध्यादेश के तहत इसने अमीरों को दी गई संपत्ति, चाहे दान में, उपहार में, पेंशन में, किसी भी प्रकार से दी गई थी, उसको छीन लिया। और ये अंदर अंदर कोई योजना, कोई गुप्त षड्यंत्र न बनाने पाए, इसके लिए गुप्तचर विभाग का गठन किया। ये गुप्तचर पूरे राज्य में जाल की तरह से बिखरे रहते थे और सुल्तान को पल पल की सूचनाएं दिया करते थे। और अमीरों के मेल मिलाप पर प्रतिबंध लगा दिया और मद्य निषेध को लागू कर दिया। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी, जिसने मद्य निषेध को लागू किया। शराब, गांजा, भांग, जुआ खेलना, इस सब पर क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। और उसने देखा कि अमीर जब शादी, विवाह, त्यौहार, उत्सव आदि के अवसर पर ये मिलते हैं आपस में, तो वहाँ पर सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र बनाए जाते हैं। तो इसलिए उसने क्या किया कि अमीरों के मेल मिलाप, त्योहारों, उत्सवों, शादी ब्याह में मेल मिलाप पर प्रतिबंध लगा दिए। ठीक है, अगर किसी को शादी विवाह में मेल मिलाप करना होता था तो सुल्तान की अनुमति लेनी होती थी। जिस तरह से मोदी जी कोरोना में प्रतिबंध लगा दिए थे कि कोरोना में, अगर कोरोना काल में शादी विवाह अगर करना है, कोई उत्सव करना है तो परमिशन लीजिए तब आप कर पाएंगे। उसी तरह से इसने भी किया और लोग इतने आतंकित हो गए थे कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इसके अनुमति के बिना मेल मिलाप करें। और अलाउद्दीन के कहा जाता है कि ये चारों अध्यादेश बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देखिएगा, राष्ट्रपति और राज्यपालों को भी ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार दिया गया है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्राप्त है और किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को प्राप्त है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा मंगोलों के प्रति इसकी नीति क्या थी। मंगोलों के प्रति इसकी नीति जो थी वह बहुत ही आक्रामक थी। क्यों थी? अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों का सबसे ज़्यादा आक्रमण हुआ है और सबसे खतरनाक आक्रमण हुआ है। क्यों सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए हैं, क्यों सबसे खतरनाक आक्रमण हुए हैं, उसके भी रीजन होते हैं। क्योंकि हमने बताया था कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में भी मंगोलों का नेता अब्दुल्ला आक्रमण किया था और जलालुद्दीन ने उसको हरा करके उससे मैत्रीपूर्ण संधि की थी और उसको अपना बेटा कहा था। और उलूग के नेतृत्व में 4000 मुसलमानों ने भारत में रहने की इच्छा जताई थी इस्लाम धर्म को ग्रहण करते हुए, तो उनको जगह भी दिया था मंगोलपुरी में, दिल्ली में स्थान मंगोलपुरी उसका नाम रखा गया।
तो कहने का अर्थ है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के जो मंगोलों से संबंध थे वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही पुत्रवत संबंध थे। लेकिन इसने क्या किया था, उसी जलालुद्दीन का मर्डर करके ये सुल्तान बना। तो इसलिए मंगोल अलाउद्दीन खिलजी से झल्लाए हुए थे। ये बार बार आक्रमण कर रहे थे, इसके ऊपर दांत पीस रहे थे। अगर ये इतना ज़्यादा अगर सतर्क न होता, इतना स्ट्रांग अपनी सेना को न बनाया होता, तो इनकी सल्तनत को वो त्रस्त कर देते, तहस नहस कर देते इसकी सल्तनत को। इसीलिए देखिए अलाउद्दीन खिलजी भी बहुत टाइट हुआ। मंगोल रौद्र रूप दिखा रहे हैं तो अलाउद्दीन खिलजी भी बहुत टाइट हो रहा है, क्योंकि लोहा को लोहा ही काटेगा। इसने क्या किया देखिएगा, इसके दो प्रमुख सेनापति थे, उलूग खां और जफ़र खां। और जफ़र खां देखिएगा मंगोलों के विरुद्ध युद्ध करता हुआ मारा गया। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि अलाउद्दीन खिलजी का वह कौन सा सेनापति था जो मंगोलों के विरुद्ध युद्ध करता हुआ मारा गया, वो था जफ़र खां। और ये अलाउद्दीन खिलजी का बहुत ही योग्य और बहादुर सेनापति था। और अलाउद्दीन खिलजी स्वयं इससे डर होने लगा था। और ये मंगोल आक्रमण के लिए जाता है और मंगोलों को 18-20 कोस कहा जाता है, 18-20 कोस इसने पीछे खदेड़ दिया। और पीछे खदेड़ करके वापस आ रहा था तो मंगोलों की एक दूसरी टुकड़ी इस जफ़र खां पर आक्रमण कर दी। और इसके बचाव में सुल्तान ने दिल्ली से कोई सेना ही नहीं भेजी इसकी सहायता के लिए। तो यह मंगोलों से घिर गया जफ़र खां और मारा गया। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध भी जीत लिया मंगोलों से, उसकी जीत भी हो गई और ये इनका खात्मा भी हो गया, क्योंकि इतना ताकतवर था ये जफ़र खां, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी को इससे डर होने लगा था। ठीक है, मंगोलों के प्रति इसने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। बलबन ने देखिएगा लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी अपने विरोधियों के प्रति, लेकिन इसकी मंगोलों के प्रति कौन सी नीति है? रक्त और तलवार की नीति, कि तलवार से गर्दन काट दो खून बहे, यही रक्त और तलवार की नीति है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, मंगोलों से व्यवहार बनाया था, पुत्रवत संबंध बनाए थे उससे। ठीक है, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया था। लेकिन इसने क्या किया, मंगोलों को हरा करके उनको ला करके मारा गया, उनके बीवी बच्चों को दास बनाया गया और इन ससुरों का ये बहुत ही बुरा हाल किया था मंगोलों का। ठीक है, कि अगर मंगोल अपना रौद्र रूप दिखा रहे थे तो ये भी अपना रौद्र रूप दिखाया। बलबन की देखिए मंगोलों के प्रति जो नीति थी वो सुरक्षात्मक थी, सुरक्षात्मक था। यानी कि सुरक्षात्मक का अर्थ यह है कि कोई हमको मारने के लिए आ रहा तो हम उसका बचाव करेंगे। ठीक है, ये हुआ सुरक्षात्मक। और आक्रामक नीति का अंतर है कि उनको खदेड़ करके हम मारेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को खदेड़ करके मारा था और उनके बीवी बच्चों को पकड़ करके लाया गया दिल्ली, वहाँ पर दास बनाया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए मंगोलों से पुराने किले का मरम्मत करवाया था, नए किलों का निर्माण करवाया था। इसमें देखिए सीरी का किला बड़ा फेमस होता है। ये क्वेश्चन आता है, सीरी का किला किसने बनवाया था? तो मंगोल आक्रमण से अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने ये सीरी का किला बनवाया था। अब इसके बाद है अगला अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत। तो बलबन का हमने राजत्व सिद्धांत पढ़ाया था आपको, और उसी के द्वारा प्रस्तुत निरंकुशता के सिद्धांत को ये आगे बढ़ा देता है। ठीक है, बलबन के बारे में बताया गया था कि बलबन ने एक भव्य उपाधि जिल्ले इलाही की धारण की थी और सिजदा पाबोस के द्वारा जो तुर्क गुलाम सरदार थे उनको अपने कदमों के नीचे झुका दिया था, कदम चूमने पर भी मजबूर किया था। और खिलजियों का ये देखिए सबसे बड़ा जो ये काम है, एक महत्वपूर्ण कार्य, कि इन्होंने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया। कहा कि धार्मिक कार्य जो है, धार्मिक मामले वो धर्म तक ही सीमित रहने चाहिए, राज्य में उनका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि सल्तनत में उलेमा वर्ग का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा होने लगा था। दिल्ली सल्तनत का ये पहला सुल्तान है जिसने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया।
खलीफा से अपने राज्य की वैधता लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं समझी, जबकि सल्तनत के सुल्तान क्या करते थे, खलीफा से अपने राज्य की वैधता को प्राप्त करते थे। इसने खलीफा के महत्व को नकार दिया और क्या किया, उलमा से राय मशवरे लेना बंद किया और सरा जो इस्लामी कानून था उसका अंधाधुंध ये मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। और उसी में देखिए, अगर इस्लाम का ये कानून मानता तो ये नवीन धर्म चलाने की बात करता, नवीन धर्म चलाने की बात ही नहीं करता, क्योंकि धर्म चलाने का अधिकार जो है किसी रूलर के पास नहीं है, वो पैगंबरों का काम होता है। तो इसने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया। इसके मन में जो आता था अपनी मर्जी से करता था, न तो शरीयत को मानता था, न उलमा से राय मशवरा लेता था और न ही बगदाद के खलीफा से अपने राज्य की वैधता लेना इसने उचित समझा, ज़रूरत समझी। ठीक है। और ये कहा जाता है कि इसका साम्राज्यवाद जो था, साम्राज्यवाद राजत्व सिद्धांत का ही एक अंग था। उसके बाद देखिए, इसने सेना में सुधार किए। इसकी सैन्य व्यवस्था के बारे में कि इसको एक बड़ी अस्थाई और संगठित यानी परमानेंट सेना की आवश्यकता थी। किस लिए सेना की आवश्यकता थी? क्योंकि इसके समय में तमाम विद्रोह हो रहे हैं, विद्रोहों को दमन करने के लिए सेना की ज़रूरत थी, मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए सेना की ज़रूरत थी और अपने साम्राज्य विस्तार के लिए जो युद्ध कर रहा था इसके लिए सेना की ज़रूरत थी। तो इसलिए दिल्ली सल्तनत का ये पहला सुल्तान था जिसने एक अस्थाई बड़ी सेना रखी। इसने सेना का केंद्रीकरण किया। अस्थाई सेना देखिए क्या होती है। पहले क्या होता था कि सैनिक प्रांतीय इक़्तिदारों के पास हुआ करते थे, जो गवर्नर हुआ करते थे उनके पास होती थी। सुल्तान को युद्ध करना होता तो गवर्नरों को आदेश दिया जाता है कि अपनी अपनी सेना भेजो, तो सारे लोग अपना सेना लेकर के आते थे। किसी योग्य व्यक्ति को सेनापति बना करके युद्ध में भेजा जाता था। ठीक है। लेकिन इसके समय परिस्थितियां बदल चुकी हैं, बार बार मंगोल आक्रमण कर रहे हैं, बार बार विद्रोह हो रहा है, साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध करना है। पता चले छोटी सेना हो तो क्या होगा, मान लीजिए छोटी सेना है, दक्षिण भारत गई है विजय करने के लिए, तब तक मंगोल आक्रमण कर दिए, तब क्या करेंगे, सेना छोटी रहेगी। तो इसलिए इसने एक बड़ी अस्थाई और केंद्रीकृत सेना रखी और सेना में भ्रष्टाचार न होने पाए इसके लिए भी इसने उपाय किए। क्या उपाय किए? ये देखिए, सेना को इसने नगद वेतन देना शुरू किया। नगद वेतन देना शुरू किया और नगद वेतन जब देना शुरू किया तो इक्ता व्यवस्था क्या हो गई, इक्ता व्यवस्था अपने आप समाप्त हो जाएगी। इल्तुतमिश ने जो इक्ता व्यवस्था की स्थापना की थी, इक्ता व्यवस्था में सैनिकों को भूमि दिया जाता था, नगद वेतन नहीं दिया जाता था। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया तो इक्ता व्यवस्था समाप्त हो गई। इसलिए ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि इक्ता व्यवस्था को लागू किसने किया था, इक्ता व्यवस्था को समाप्त किसने किया था। तो समाप्त कर रहा है अलाउद्दीन खिलजी और लागू किया था इल्तुतमिश। अब उसके बाद देखिए, घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों के होलिया लिखने की भी प्रथा इसने प्रारंभ की। नगद वेतन दे रहा है तो कोई पहुंच गया वेतन लेने के लिए, तो उसका अगर कोई पहचान न हो, आज भी देखिए हुलिया लिखा जाता है, कितनी लंबाई है, कितना कहाँ पे कटा है, कहाँ पे तिल है, नाक कैसी है, आँख कैसी है, माथा कैसा है, ये सारा हुलिया होता है। तो सैनिकों का हुलिया लिखा जाता था। और सैनिक क्या करते थे, युद्ध के समय सैनिक क्या करते थे कि अपने दासों को युद्ध में भेज दिया करते थे, यानी कि खा करके अपने पल रहे हैं, और जब कभी मोर्चा का समय आता था तो अपने दासों को भेज दे रहे हैं युद्ध करने के लिए। तो सैनिक के स्थान पर अगर दास जाएगा लड़ाई लड़ने के लिए तो जीता हुआ युद्ध हार करके चला आएगा। ठीक है। और जो सैनिक हुआ करते थे घोड़े रखते थे और उन घोड़ों को खिलाने पिलाने रख रखाव के लिए सैनिकों को अलग से पैसा मिलता था। तो इसलिए सैनिक
ये घोड़ा न बदलने पाएँ तो घोड़ों को दागा जाता था। एक मोहर होती थी, उसको गर्म करके उसके पीठ पर ऐसे ठप्पा लगा दिया जाता था, राज की मोहर, उसी को कहा जाता है घोड़ा दाग प्रथा। ऐसा नहीं घोड़ों को बंदूक से दागा जाता था। हम लोग देखिए छोटे छोटे थे, ऐसे पढ़ते थे कि घोड़ा दाग प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने किया, तो हम लोग सोचते थे कि जब घोड़वे को दाग देगा तो लड़ाई क्या करेगा। ठीक है, तो घोड़ा दागने का अर्थ क्या है कि राज की मोहर हुआ करती थी, उसको गर्म करके पीठ पर एक निशान लग जाता था, जिससे यह पहचान में आ जाए कि यह सैनिक का ही घोड़ा है। नहीं तो नगद वेतन मिल रहा है, यहाँ पर बहुत सारे लोग लाइन लगा के खड़ा हो जाएंगे कि हम भी सैनिक हैं। इसने सैनिकों का ड्रेस भी लागू किया था, ये सारी चीज़ें इसने की थी। कैंटीन व्यवस्था देखिए सैनिकों के लिए, कैंटीन व्यवस्था आज भी देखिए सेना में, मिलिट्री में आपको मिलेगा कि वहाँ पर वस्तुएं जो होती हैं सस्ती होती हैं, क्योंकि उसको टैक्स मुक्त कर दिया जाता है। जो टैक्स होता है सरकार का उसको मुक्त कर दिया जाता है और सेना को उसी दाम पर ये उपलब्ध कराए जाते हैं सामान, और जिसके कारण ये सस्ता होता है। और अलाउद्दीन खिलजी अपने बाज़ार सुधार व्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। और इसकी बाज़ार व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, यहाँ से क्वेश्चन आता कि अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार व्यवस्था का क्या उद्देश्य था। तो अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार व्यवस्था का उद्देश्य जो था वो सैन्य उद्देश्य था। वह एक फिक्स वेतन में सेना के सारे खर्च को पूरा करना चाहता था। इसलिए उसने बाज़ार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया। दीवान रियासत नाम का अधिकारी पूरे बाज़ार का वो नियंत्रण करता था, यानी कि जो भी व्यापारी आते थे उनका पंजीकरण करता था। कौन सा अधिकारी था? दीवान रियासत नाम का अधिकारी होता था। ठीक है, और बाज़ार की देखरेख शहनाए मंडी यानी मंडी का दरोगा करता था, और बरीद हुआ करते थे गुप्तचर, जो पल पल की सूचनाएं दिया करते थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर बाज़ार में 3 लोग प्रमुख रूप से मिलकर के काम कर रहे हैं। ये दीवान रियासत नाम का अधिकारी व्यापारियों का पंजीकरण कर रहा है, और बरीद जाल की तरह से पूरे राज्य में फैले हुए हैं, और वो पल पल की रिपोर्ट दे रहे हैं सुल्तान को कि कहीं पर कोई घटतौली न करने पाए, कोई मिलावटी न करने पाए, कोई किसी को ठगने न पाए, अव्यवस्था इस तरह से न करने पाए। ये कौन देख रहा है? ये देख रहे हैं बरीद गुप्तचर को कहा जाता है। तो गुप्तचर पूरे जाल की तरह से राज्य में फैले होते थे। अगर कोई घटतौली करते हुए मिलता था तो उसकी सूचना वो शहनाए मंडी के दरोगा को देते थे, और दरोगा साहब अपने लाबो लश्कर के साथ पहुंच जाते थे वहां पर। उनको देखते ही उसके पैर के नीचे की ज़मीन खिसक जाती थी, क्योंकि दंड का प्रावधान बड़ा कठोर था। यहाँ तक कि कहा जाता है कि जितना कम कोई व्यापारी तौलता था तो उसकी भरपाई उसके मांस को काट करके की जाती थी। अगर मार्केट में 2-1 लोगों का मांस काट करके इस तरह से कर दिया जाए तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो कम तौले, 150 ग्राम ज़्यादा तौलेंगे कि कहीं तौलने पर कम न हो जाए। तो दरोगा जी, आजकल भी देखिए दरोगा जी पहुंचते हैं तो इनका नाम ही है दारोगा, यानी इनको आपको देना है, चाहे रो करके चाहे गा करके, रो गा, चाहे रो करके दीजिए चाहे गा करके दीजिए, बिना ये लिए छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। और उसके बाद देखिएगा शासकीय भंडारण हुए करते थे, बहुत बड़े बड़े गोदाम इसने बनवाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अनाज को एकत्र किया जाता था, और संकट के समय में जिनको जितनी आवश्यकता होती थी सस्ते दामों पर दिया जाता था। जिस प्रकार से आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशनिंग व्यवस्था चल रही है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी की देन है, और राशनिंग व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी की देन है। ठीक है, और भू राजस्व कृषकों से उस समय 50% लिया जाता था, जो कि बहुत अधिक था। 50% का अर्थ है कि अगर 10 बोरा गल्ला पैदा किए हैं तो 5 बोरा आपने रखें, 5 बोरा सुल्तान के पास
भिजवा दें। ठीक है। और यहाँ पर देखिए 4 प्रकार के बाज़ार थे। पहला जो था गल्ला बाज़ार था, जिसमें गल्ला, खाने की चीज़ें ये सब बिकती थी। और दूसरा निर्मित वस्तुओं के बाज़ार थे, जो कारीगर के द्वारा कोई चीज़ बनाई जाती थी, जैसे बुनकर कपड़ा बनाते थे और भी तमाम कारीगर थे, तो उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के बाज़ार हुआ करते थे। पशुओं और दासों का भी बाज़ार हुआ करता था और उनके मूल्य भी अलग अलग हुआ करते थे। कुछ पशु दूध के लिए बेचे जाते थे, कुछ मांस के लिए बेचे जाते थे, कुछ घोड़े, हाथी और इस तरह के लड़ाई के लिए बेचे जाते थे। तो उनके अलग अलग रेट, अलग अलग मूल्य निर्धारित किए गए थे। दास और दासियों को भी बेचा जाता था मार्केटों में, तो उनकी भी कैटेगरी थी, सुंदर दास, सुंदर दासी। कुछ दासियों को घर के कार्य के लिए, चौका चूल्हा करने के लिए बेचा जाता था, तो उनका मूल्य कुछ अलग था। कुछ सुंदर दासियाँ हुआ करती थी, तो उनको लोग उपभोग के लिए खरीदा करते थे, तो उनका मूल्य अलग था। कार्य में दक्ष दास, तो उसका मूल्य अलग था। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं दासी से शादी किया था और उससे पुत्र यानी कि उससे बच्चे भी पैदा हुए थे। तो जो सुंदर दासियाँ हुआ करती थी, उससे सुल्तान लोग भी शादी करके बच्चे पैदा किया करते थे। सामान्य बाज़ार चौथा था दैनिक वस्तुओं का बाज़ार, जिसमें साग सब्जी हुआ, नमक हुआ, जिससे हम रोज़ दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, ये सब सारी चीज़ें उसमें उपलब्ध थी। उसके बाद देखिएगा इसका भू राजस्व। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश को देखिए मसाहत कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि मसाहत क्या होता है, तो भूमि की पैमाइश, नाप जोख को मसाहत कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश उपज के आधार पर भूमि की पैमाइश करवाया और उपज के आधार पर भूमि कर लगाया। उपज के आधार का मतलब है कोई भूमि कम उपज वाली है, कोई भूमि ज़्यादा उपज वाली है, तो उस पर अलग अलग कर लगाया। और जो मसाहत करवाया, भूमि की पैमाइश जो करवाई, उसको मापने की जो इकाई थी वो बिस्वा था। बिस्वा आज भी देखिएगा बिस्वा चलता है। ठीक है। और राजस्व वृद्धि के लिए इसने क्या किया, दोआब क्षेत्र की जो अधिकांश भूमि थी, जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, दोआब का मतलब है गंगा यमुना के नदी के इर्द गिर्द के जो क्षेत्र थे दोआब वाले, ये दोआब क्षेत्र बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, क्योंकि नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी एल्यूवियल साइल या जलोढ़ मृदा से बने होते हैं, जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। उस भूमि को इसने ले लिया, अधिग्रहित कर लिया और उसे खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। खालसा भूमि होता है राज्य के नियंत्रण में जो भूमि होती है, उसी को हम खालसा भूमि कहते हैं। ठीक है। तो इसने क्या किया, दोआब क्षेत्र के अधिकांश भूमि को लेकर के खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया, यानी कि उस पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो गया। और एक चीज़ और देखिए, यह प्रथम सुल्तान है सल्तनत का जिसने हिंदू राजस्व संग्रहित अधिकारियों के विशेषाधिकार छीन लिए थे। हिंदू राजस्व इकट्ठा करने वाले अधिकारियों के विशेषाधिकार को इसने छीन लिया था, और जिसके कारण इनकी स्थिति बड़ी दयनीय हो गई थी। और यहाँ तक कहा जाता है कि इनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि इनके घर की स्त्रियां मुसलमानों के घर जाकर के चौका चूल्हा करने पर मजबूर हो गई थी। इसने कहा कि क्यों इनका विशेषाधिकार रहेगा, ये काम हम स्थानीय लोगों से करवाएंगे। और ये काम यानी कि भू राजस्व इकट्ठा करने का काम स्थानीय लोगों से, चौधरी, मुकद्दम, खूत हुआ करते थे, जो स्थानीय लोग थे, उनसे कराया। और भू राजस्व इकट्ठा करने के लिए इसने वसूली के लिए क्या एक अलग से विभाग बनवाए, जिसको कहा जाता है दीवाने मुस्तखराज। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दीवाने मुस्तखराज। सल्तनत काल में बहुत सारे दीवाने हुआ करते थे, जैसे आप देख रहे हैं दीवाने मुस्तखराज, दीवाने रसालत, दीवाने वकूफ़, दीवाने बंदगान, तो बहुत सारे दीवाने हुआ करते थे। तो उसमें से एक दीवाना ये है दीवाने मुस्तखराज। ये क्या काम करता था,
राजस्व वसूली के लिए बनाया गया था। जो बकाया राजस्व था उसको वसूलने के लिए बनाया गया था। इसका टैक्स व्यवस्था देखिएगा, भू राजस्व की दर सबसे ज़्यादा थी इसके समय में, उपज का 50% ले लेता था। एक बोरा पैदा किए हैं तो आधा बोरा आपने रखिए, आधा बोरा सुल्तान को रखिए, ठीक है। और ये सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। और इसने 2 नवीन कर लगाए थे, घरी कर और चरी कर। घरी कर घरों पर लगाया था, घर पर, जैसे शहरों में देखिएगा ये घर पर कर लगाए जाते हैं, तो ये घरी कर है। चरी कर क्या था? चरी कर जो था चारागाह पर लगाया था कि जो दुधारू किस्म के पशु हैं जो चारागाहों में चरने के लिए जाते हैं तो उन पर उनको भी टैक्स देना चाहिए, तो उस पर भी इसने कर लगाया था। ठाठ वाले पशु पे नहीं लगाया था जो दूध नहीं देते हैं, दुधारू पशुओं पर ये चरी कर लगाया था। उसके बाद देखिएगा जजिया, जकात, खराज और खुम्स, ये 4 टैक्स बड़े फेमस हैं। जजिया जो था गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था और यह एक सुरक्षात्मक कर हुआ करता था जजिया, ठीक है। गैर मुस्लिमों से लिया जाता था जजिया, ये सुरक्षात्मक कर था। जकात क्या होता है? जकात जो है मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था जो उनकी कुल संपत्ति का यानी 40वां हिस्सा लिया जाता था, यानी कि 40 में 1 हिस्सा, ठीक है, यानी 2.5%। 100 में कितना हो जाएगा? 2.5% लिया जाता था। ये सिर्फ मुस्लिमों से लिया जाता था, गैर मुस्लिमों से जकात नहीं लिया जाता था। खराज ये भूमि कर था। और खुम्स, देखिए युद्ध में लूटे गए धन को खुम्स कहा जाता था। एक राजा दूसरे राजा के राज्य को राजा को हरा देता था तो उसके राज्य में लूटपाट करते थे लोग, सैनिक लूटते थे, धन संपदा, स्वर्ण, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात लूट करके लाते थे, तो उस लूट के धन को खुम्स कर कहा जाता था। और अभी तक अलाउद्दीन खिलजी के पहले तक खुम्स का 80% भाग यानी 4/5 भाग सैनिकों में बांटा जाता था और 1/5 भाग राजस्व में जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? इसका उल्टा कर दिया, यानी कि युद्ध में लूटे गए धन को यानी खुम्स का 80% भाग उसने राजकोष में जमा किया और 20% भाग यानी 1/5 भाग सैनिकों में बांटा। इससे इसको क्या हुआ? राजस्व में वृद्धि हुई, क्योंकि वेतन इसको क्या करना है? नगद देना है, नगद वेतन देना है। तो अगर इसका राजस्व बढ़ेगा नहीं तो ये कैसे दे पाएंगे? तो इस तरह से ये 4 कर हैं, जजिया, जकात, खराज, खुम्स, 2 नवीन कर, घरी कर और चरी कर इसने लगाया। इसके निर्माण कार्यों में देखिएगा कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अलाई दरवाज़ा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और उसी मस्जिद का जो प्रवेश द्वार था उस पर एक दरवाजे का निर्माण करवाया जिसको अलाई दरवाज़ा कहा जाता है। इस तरह से मान लीजिए है तो इस पे इसने क्या किया? एक दरवाजे का निर्माण करवा दिया जिसको अलाई दरवाज़ा कहा जाता है। और 1303 ईस्वी में श्रीनगर यानी कि जिसको दूसरी दिल्ली भी कहा जाता है उसका निर्माण करवाया। दिल्ली में इसने विशाल टैंक हौज ए खास का निर्माण करवाया और दिल्ली में ही 1000 खंभा वाला महल भी इसने बनवाया, ठीक है। तो ये सब इसके निर्माण कार्य होते हैं जिसमें ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई मीनार भी देखिए बनवा रहा था जो कुतुब मीनार से दुगना उसको ले जाना था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, इसलिए उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखा कि वह किस प्रकार से अपने चचा का वध करके सुल्तान बना, विद्रोहों पर नियंत्रण के लिए 4 अध्यादेश जारी किए, मंगोलों के प्रति बड़ी ही आक्रामक नीति अपनाई, लौ और तलवार की नीति अपनाई तथा सुरक्षात्मक के साथ साथ आक्रामक नीति अपना करके बुरी तरह से उनको
परास्त किया। सीरी का किला बनवाया था। राजत्व सिद्धांत, धर्म को राजनीति से पृथक कर दिया इसने। उलमा वर्ग के और खलीफा के पद को, जो पद था उनका, उसको उसने महत्व नहीं दिया। सैन्य सुधार के अंतर्गत इसने दिल्ली में अस्थायी, बड़ी एवं केंद्रीय सेना की व्यवस्था की और इनको नगद वेतन दिया। सैनिकों की हुलिया, घोड़ा दाग प्रथा इसने सुधार किया। बाजार व्यवस्था में सुधार इसके जो होते हैं बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। बाजार दीवाने रियासत नाम का अधिकारी बाजार का देख रेख करता था। सहनाए मंडी का दरोगा हुआ करता था। और बरीद या गुप्तचर जो पूरे राज्य में फैले हुए रहते थे उसको सूचना दिया करते थे। ठीक है, 4 प्रकार की बाजार हमने बताया। भू राजस्व में इसने भूमि का पैमाइश करवाया जिसको मसाहत कहा गया, और उपज के आधार पर भूमि पर कर लगाया इसने। ठीक है, भूमि को नापने के लिए बिस्वा की इकाई माना। और जो दोआब क्षेत्र की भूमि थी इसको खालसा भूमि में बदलकर राज्य के कंट्रोल में ला दिया, और एक अलग विभाग की स्थापना की राजस्व की वसूली के लिए, रेवन्यू की वसूली के लिए दीवान मुस्तखराज की स्थापना की। और इसका टैक्स जो था जजिया, जकात, खराज, खुम्स, घरी कर, चरी कर, ये सारी चीज़ें आज हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद देखिए इसका सैन्य अभियान हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वहाँ पर रानी पद्मिनी और कमला देवी इन सब की जो प्रेम कहानी चलेगी। आज बस इतना ही आज के क्लास में। अगले क्लास में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।